गरीब देशों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 23.4 बिलियन डॉलर की योजना के लिए फंड देने की अपील। और खेल की खबरों में T20 विश्व कप में आज खेले जाएंगे दो अहम मुकाबले। पहले मैच में वेस्टइंडीज का सामना बांग्लादेश से, तो दूसरे मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होगी भिड़ंत। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ एक संयुक्त बैठक की। और ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले जो आई हैं इस बैठक की, वही तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर हैं, दो देशों के दौरे पर। अभी फ़िलहाल पहले चरण में वो इटली पहुंचे हुए हैं और इटली में वो G20 की जो शिखर सम्मेलन है उसमें बैठक लेंगे। और उससे पहले ये मुलाकातें प्रधानमंत्री की, उसी की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से। भारत और यूरोपीय संघ के बीच रिश्ते काफ़ी अहम हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी करीबी संबंध हैं दोनों देशों के। ख़ास तौर पर आर्थिक व्यापारिक सहयोग की अगर बात करें तो यूरोपीय संघ के साथ भारत के हित जुड़े हुए हैं और यूरोपीय संघ का भी भारत के साथ करीबी रिश्ता आर्थिक और व्यापारिक तौर पर अगर देखा जाए तो। यूरोपीय संघ में यूरोप के कई देश शामिल हैं और भारत के साथ उनका साझा व्यापार, साझा आर्थिक रिश्ता है। ये बैठकें काफ़ी महत्वपूर्ण और ख़ास तौर पर इस बैठक में समझा जा रहा है कि कोविड-19 के बाद की जो स्थिति है, वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है, टीकाकरण कार्यक्रम, उसको लेकर के और जलवायु परिवर्तन को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ की यात्रा के बाद ब्रिटेन जाएंगे। वहाँ ग्लासगो में वो COP26 का जो शिखर सम्मेलन है उसमें हिस्सा लेंगे, जहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर व्यापक चर्चा होनी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। अरुण से बात करते हैं। अरुण, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री के मुलाकात की, तो क्या कुछ ये ख़ास चर्चा इसमें रही, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं G20 के भी शिखर सम्मेलन की बैठक होनी है, COP26 के शिखर सम्मेलन की भी बैठक होनी है। दोनों में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तो फिर बताएं कि क्या कुछ इस। और ये ट्वीट देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यालय PMO इंडिया से ये ट्वीट किया गया है। मुलाकात की तस्वीरें। ऑफिशियल एंगेजमेंट्स इन रोम बिगिन विद अ प्रोडक्टिव इंटरैक्शन विद चार्ल्स मिशेल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द EU कमीशन and the leaders discussed ways to enhance economic as well as people-to-people linkages aimed at creating a better planet। तो ये इसमें जैसा कि आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि आर्थिक रिश्तों को बढ़ाने को लेकर के और जो लोगों की ज़िंदगी है, लोगों का आपस में संपर्क बढ़ाने को लेकर के बात हुई है। और ये तस्वीरें PMO ने ट्वीट की हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री हैं, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण से जुड़ते हैं। अरुण, क्या कुछ खास इस बैठक में ये प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तो जानकारी दी गई है, और आपको वहां पर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, प्राइमरीली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इटली के अंदर है तो अप्रोक्सीमेटली आप 9 उनकी बायलैटरल मीटिंग और पोलराइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन और यूरोपियन काउंसिल की अगर बात की जाए तो बहुत ही
इम्पोर्टेंट मीटिंग कही जा सकती है। दो स्पेसिफिक पॉइंट पर ये चर्चा का केंद्र रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय ने भी इस चीज को बताया कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके और पीपल टू पीपल कनेक्ट को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इस बात पर फोकस रहा है। हम इस बात को जानते हैं कि पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर लालचंद जी टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में लेकिन अभी भी कई सारे देश हैं वहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो कैसे प्राइमरीली रेस्ट्रिक्शंस को ईज किया जा सके, वैक्सीन को रिकॉग्नाइज किया जा सके जो तमाम देशों के देश में है। लेकिन भारत अगर किसी देश की वैक्सीन को रिकॉग्नाइज करता है और उस वैक्सीन सर्टिफिकेट के बाद कोई भारत में ट्रैवल कर सकता है, तो देश भी इस चीज को रेसिप्रोकेट करे और उस वैक्सीन सर्टिफिकेट को वो मान्यता दे, इस बात पर फोकस है। ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर भी ये बातचीत आना काफी लाजमी है और बहुत लाइटली आती हुई दिखाई दे। और बायलैटरल प्लेटफॉर्म पर भी यही बात है कि अगर पीपल कनेक्ट को एनहांस करना है, जैसे कि पीएमओ इंडिया ने अभी ट्वीट करके जानकारी दी है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट पर फोकस रहा है। पीपल टू पीपल कनेक्ट को अगर बढ़ावा देना है तो बहुत जरूरी है कि ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा सके। जो स्किल्ड मैन पावर है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्राइमरीली बिजनेस पर्सन हैं, उनको ट्रैवलिंग में दिक्कत ना आए और पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, चाहे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर या बिजनेस टू बिजनेस लेवल पर हो, इसको कैसे किया सकते तो बहुत हो और एक तरह से आपको होता हुआ दिखाई दे। तो ये नंबर 1 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, अगेन ये कोविड का ही सबसेट है। तो पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर तमाम अर्थव्यवस्था, यूरोप को काफी धक्का लगा है, इकोनॉमिक स्लोडाउन यूरो जोन में देखने को मिलता है, यूरोपियन यूनियन में हम देखते तो इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे समय में देखिए कि भारत जो कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर भी मैक्सिमम रेसिपिएंट रहा था एफडीआई का, सबसे ज्यादा जो एफडीआई का जो रिसीव हुआ था भारत में आया था। तो भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत के लिए भी यहाँ पर जो पॉइंट ये है कि वो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन तलाश रहा है दूसरे देशों के अंदर। ईयू एक बहुत बड़ा मार्केट पड़ता है जहां पर आप देखिए कई सारे देश इसके सबसेट का पार्ट है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए, टेक्सटाइल्स की बात कर लीजिए या अन्य रॉ मटेरियल्स जिस चीज में इन्वॉल्व होता है उसकी बात कर लीजिए, तो बहुत बड़ा मार्केट पड़ता है ईयू में। तो ऐसे में इन चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके जिससे कि तमाम देश या भारत और ईयू आगे आ सके और इकोनॉमिक एक्टिविटी को वापस रीइग्नाइट कर सके, तो इस बात पर फोकस रहा है। तो पीपल टू पीपल और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पहली बायलैटरल आज की आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है, तो ये दो चीजें कहीं ना कहीं टेबल पर आई और ये डिस्कस होती दिखाई दी है। लालचंद जी अरुण, आप नज़र बनाए रखिए और हम लगातार इस खबर पर जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिए। आगे चल कर के ज्यों-ज्यों ये खबर में और जानकारी आती रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब दौरे पर हैं तो लगातार वहाँ से हमें खबरें मिलती रहेंगी और हम अरुण और अपने बाकी संवाददाताओं से लगातार जानकारी लेते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक और बड़ी खबर आज की, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में भाजपा की मेगा सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार की शुरुआत की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। क्या बढ़ो तो बोलोगे तब ना। और इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने पहली बार सिद्ध किया है कि जो सरकार बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है। सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए होती है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है। सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए।
और उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल किया कि बीते दिनों जब राज्य में कोरोना आया, यूपी में बाढ़ आई, आप कहां थे? इसका हिसाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावा किसी के लिए शासन नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे? इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा, सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए। और अमित शाह ने कहा कि बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव सत्ता हथियाने का जरिया है, पर भाजपा के लिए, कार्यकर्ता के लिए चुनाव पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का चुनाव है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता हथियाने का जरिया नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लोकतंत्र का महोत्सव है, लोक संपर्क का एक जरिया है, लोक संग्रह का एक जरिया है। लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का संपर्क और संपर्क के द्वारा लोगों का संग्रह, मतलब सदस्यता कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है। और उन्होंने सपा और बसपा पर हमला करते हुए कहा कि यूपी में वर्षों तक सपा बसपा का खेल ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया था। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कोई पलायन नहीं होता, पलायन कराने वालों का खुद पलायन हो गया है। आज यूपी में कहीं कोई बाहुबली दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर कर उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर। और भाजपा के मेगा सदस्यता अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत कार्यकर्ता, संगठन के लोग पार्टी के साथ हर परिवार को जोड़ने का काम करें। हम लोग अगले एक सप्ताह के अंदर दीपावली के भव्य आयोजन के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले प्रत्येक उस परिवार को जो मेरा परिवार भाजपा परिवार इस लक्ष्य के साथ जुड़ना चाहता है, उन्हें जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एकत्र हुए हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो लक्ष्य संगठन ने तय किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्राण से जुट करके एक समय सीमा के अंदर हर परिवार को भाजपा परिवार के साथ जोड़ने के लिए कार्य करेंगे। और अब अगली खबर, बात कोरोना की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 14,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 13,198 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.19% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या, जो कुल संख्या है, वो 1,61,334 हुई है। तो वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.18% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.12% है।
देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और अब तक कुल 60 करोड़ 58 लाख से भी अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। और बात वैक्सीनेशन की। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 109.63 करोड़ से भी अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लागू प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार संबंधी 5 स्तरीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंकाओं को देखते हुए राज्यों से सामूहिक आयोजनों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहत सामग्री से भरी 11 ट्रक उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए रवाना किया। इनमें से 4 ट्रक देहरादून, 2 जम्मू, 2 श्रीनगर और 3 ट्रक लद्दाख भेजा गया है। ये राहत सामग्री